नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त करी होती है, चाहे वो क्षेत्र खेल का हो या फिर कोई लेखक हो या सेलिब्रिटी या फिर संगीत का क्षेत्र हो। कोई ना कोई क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कोई ना कोई उपलब्धि है, ताकि उस इंसान को आपसे मिलवाकर, आपसे बात करवाकर हम ये चाहते हैं कि आप भी जागरूक बने और ऐसे ही किसी न किसी क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करें। तो आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कैप्टन मनीष शर्मा, जो कि एक स्पोर्ट्समैन हैं, यानी कि खिलाड़ी हैं उत्तराखंड से। मनीष शर्मा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जी, तो आइए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैप्टन मनीष शर्मा जो हैं वो एक स्पोर्ट्समैन हैं, यानी कि खिलाड़ी हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारे कैप्टन मनीष शर्मा जो आज स्टूडियो में बैठे हैं वो रिटायर्ड भी हैं इंडियन आर्मी से, यानी कि पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन करी और बाद में खेल के ज़रिए उपलब्धियाँ प्राप्त करी। तो मनीष जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ इंडियन आर्मी और फिर एक खिलाड़ी के रूप में। मूल रूप से मैं देहरादून का ही रहने वाला हूँ और मेरा जन्म देहरादून में ही हुआ। हमारा जो पैतृक निवास है वो उत्तराखंड में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी। और मेरी सारी प्रारंभिक एजुकेशन उत्तराखंड में ही हुई है, देहरादून में। यहीं से स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब यहीं से किया है मैंने। तो स्कूल के बाद मेरे दोस्त और मेरे कुछ सीनियर्स भी थे इस कॉलेज में, तो वो सभी आर्मी में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे। तो और यहाँ पर वैसे भी देहरादून में काफ़ी कल्चर है आर्म फोर्सेस या डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का जी। तो इसी ने मुझे भी मोटिवेट किया और फिर मैंने भी आर्मी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड से अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में जाते हैं और आर्मी को ज्वाइन करते हैं, तो आप भी उनमें से एक रहे जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, यही वजह रही। तो फिर मैंने आर्मी में एज अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर ज्वाइन किया। तो मेरा कार्यकाल वहाँ 5 वर्षों का था, जिसमें मैं इन्फेंट्री में बिहार रेजिमेंट में कमीशन हुआ था। तो 5 साल अलग अलग जगह पर नियुक्ति रही, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और रजौरी, पुंछ, इन अलग अलग आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली। तो इन सब के बाद मैंने 5 साल जब मेरे कंप्लीट हुए तो फिर मैं सेवानिवृत्त होकर के स्पोर्ट्स और इन सब एक्टिविटीज़ में जुड़ गया जी। तो स्पोर्ट्स में अगर मैं आप बात करूं कि एज अ खिलाड़ी के रूप में आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं, जैसे कि हमने सुना है कि आप मैराथन या एथलीट भी रहे हैं और साथ में जूडो में ब्लैक बेल्ट भी हैं। तो आप अपनी पूरी जर्नी हमें बताइए कि कैसे आपने ये सफ़र शुरू किया खिलाड़ी के रूप में और कैसे आपने इतने सारे मेडल्स, जो हम अभी देख सकते हैं कि हाँ आपने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं, तो उस सफ़र के बारे में बताइए ताकि जो हमारे दर्शक हैं, यंगस्टर हैं, वो जागरूक हो सकें आपकी बातें सुनकर। एज अ स्पोर्ट्स मैंने 2 ही गेम शुरू से ही खेले हैं, मतलब बचपन से ही। या तो वो रनिंग था या मार्शल आर्ट्स जी। और ये साथ साथ ही चलते रहे। मतलब रनिंग में तो इस तरह से ही था, जैसे मैंने आपने खुद ही जिक्र किया कि मैराथन रनर, तो मेरा मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में ही इंटरेस्ट था। तो स्कूल लेवल पर भी मैं जो डिस्टेंस रनिंग में 5 किलोमीटर्स होती थी उस समय 12th में जी। तो मैं उसकी काफ़ी प्रैक्टिस करता था। तो अपने समय पे फिर मैं अपने स्कूल में मैंने वो उस समय का वो खिताब जीता, बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनर का। फिर जब मैं आर्मी में भी चला गया तो वहाँ पर भी जो ये रनिंग थी इसने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि बजाय और किसी नए स्पोर्ट्स को पिक करने के मैंने इसी को जारी रखा जी। तो वहाँ पर क्रॉस कंट्री टीम में मैं शामिल हुआ, तो वहाँ मेरा प्रदर्शन संतोषजनक था। अच्छे हम लोग साथ ट्रेन करते थे। और फिर जहाँ तक मार्शल आर्ट्स की बात है, तो मार्शल आर्ट्स में भी मैं ऑलमोस्ट 10-11 साल की उम्र से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो उस समय यहाँ पर देहरादून में कोई मार्शल आर्ट संबंधित ज़्यादा प्रचार प्रसार था नहीं जी। तो फिर मैंने यहाँ पर ताइक्वांडो सीखना शुरू किया। उस समय यहाँ स्टार्ट हो रहा था ताइक्वांडो देहरादून में। तो ऐसा 1-1.5 साल मैंने वो चीज़ सीखी। फिर ग्रेजुएशन के समय वो चीज़ छूट गई। फिर आर्मी की सर्विस के दौरान भी उस रनिंग तो जारी रही, बट ये मार्शल आर्ट्स का कोई खास मौका उसमें नहीं मिला। फिर आर्मी से जब सेवानिवृत्त हो गया, जब मैं देहरादून वापस रिलोकेट हो गया,
तो रनिंग तो अगेन जारी थी, बट मैं उस समय तक क्या था 2009-10 में यहाँ पर एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक देहरादून में जूडो सेंटर खुल चुका था, जो कि परेड ग्राउंड में ही लोकेटेड है। और उस समय साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के काफ़ी सीनियर कोच हैं सतीश शर्मा जी, उन्होंने ये सेंटर खोल दिया था। तो यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस की टीम भी ट्रेन होती थी जूडो की जी। और काफ़ी जो भी नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी थे वो यहाँ से ट्रेनिंग लेते थे। तो मुझे भी वो मेरा इत्तेफाकन उनसे मतलब परिचय हुआ, तो मुझे भी वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि चलो अभी तक तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स में नहीं ले पाए हैं, तो अब एक सही मौका है। तो फिर मैंने उनके साथ एसोसिएट होकर उनसे अंडर ट्रेनिंग, और फिर उस समय पुलिस के टीम क्लोज हो ही रखी थी, तो उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा था जी। तो उससे मुझे भी फ़ायदा हुआ। तो ऐसे 3-4 साल लगातार प्रैक्टिस के बाद फिर अगेन एक बार फिर किस्मत ने साथ ये दिया कि नेशनल कैंप जो होता है ब्लैक बेल्ट का जूडो में, वो हर साल किसी न किसी अलग स्टेट में होता है, कभी मणिपुर, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, कहीं भी होता है। तो 3-4 साल के बाद देहरादून में उस समय हुआ 2010 में जी। तो तब फिर मैं उसमें मैंने पार्ट लिया। तो उसका अच्छी तरीके से एक टेस्ट वाइवा सारा एक 4 दिन तक चलता है वो कैंप ब्लैक बेल्ट का। उसमें आपका नॉलेज को रिटन एग्जाम के जरिए टेस्ट करते हैं, बाउट्स लड़वाते हैं, सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं, तो उसके बाद ही वो ब्लैक बेल्ट अवार्ड की जाती है। तो उस समय फिर वो ब्लैक बेल्ट मुझको मिल गई। तब से जो जूडो है उसमें तो मैं ऐसा, क्योंकि मैंने वो काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, उस समय मेरी एज भी ऑलमोस्ट 32 साल की थी, तो मैं कॉम्पिटिटिव सर्किट से तो बाहर ही था, बट एज ए एमेच्योर लेवल पे या फिटनेस मेंटेन करने के लेवल पे मैं उससे जुड़ा रहा, या रिक्रिएशनल लेवल पे आप कह लीजिए। और मुझे वो काफ़ी पसंद आया, क्योंकि वो और मार्शल आर्ट्स और भी कई तरह की होती हैं, या कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि आप बॉक्सिंग ले लीजिए, ताइक्वांडो, कराटे, बट जूडो की खासियत ये है कि एक तो ये बहुत पहले से ही, आई थिंक 1956 ऑनवर्ड से ही ये एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है जी। ये सारी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादातर सभी देशों में खेला जाता है, और इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही साइंटिफिक है। जैसे एक कोर्स का सिलेबस होता है, इसी तरह से इसका भी एक सिलेबस होता है कि आपको जैसे वाइट बेल्ट से आप स्टार्ट करते हो, तो येलो बेल्ट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एक प्रॉपर पाठ्यक्रम है जो कि दुनिया भर में एक ही पाठ्यक्रम चलता है जी। और इसके जो ब्लैक बेल्ट है उसकी एक वैल्यू होती है, उसमें अगर आप कोई स्टूडेंट उसे ब्लैक बेल्ट ले लेता है तो उसको जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक डिप्लोमा मिलता है, जिसपे वो डिस्ट्रिक्ट या क्लब लेवल पे अपना इंस्टीट्यूट खोल के भी सिखा सकता है। तो ये रोजगार से भी जुड़ा हुआ है ये स्पोर्ट्स। और तो और जैसे जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं, मतलब जो बच्चे जूडो सीखते हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर इंडिया जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें स्पोर्ट्स कोटे में जूडो भी एक स्पोर्ट है, तो वो उन्हें एक अलग वेटेज मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा उनके लिए कैरियर ऑप्शन है। तो खैर इस तरह से फिर मैं जूडो से जुड़ा रहा जी। फिर रनिंग भी साथ साथ में चलती रही। तो ऐसे 2015 में तक तो मैं 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर इतना चलता था। फिर उसके बाद यहाँ पर मसूरी हाफ मैराथन होती थी, ये वुडस्टॉक स्कूल है, वो लोग मसूरी हाफ मैराथन कराते थे। तो तब मैंने 2015 में पहली बार हाफ मैराथन में पार्ट लिया। फिर उसके बाद से मुझे लगा कि हाँ ये सही एक स्पोर्ट है। फिर मैं कंटिन्यूसली हाफ मैराथन में पार्ट लेने लगा। फिर उसके बाद मुझे लगा और इससे ज़्यादा डिस्टेंस करना चाहिए। तो फिर देहरादून में एक और रेस होती थी, गढ़वाल रन्स, जो कि रायपुर से शुरू होकर के धनौल्टी तक जाती थी, 74 किलोमीटर्स की। तो उसमें पार्ट लिया, फिर उसे सक्सेसफुली पूरा किया, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। फिर मैं उससे भी ज़्यादा डिस्टेंसेस को ढूंढने लगा, जैसे कि लेह लद्दाख में 111 किलोमीटर की रेस होती थी, फिर उस पर जाके पार्ट लिया। फिर ऐसे ही 1 साल और प्रैक्टिस करी, फिर 222 किलोमीटर नॉन स्टॉप रेस होती थी, और उसमें 48 घंटे में आपको टेम्परेचर भी -10 डिग्रीज हो जाता था जी। और ऑक्सीजन भी 60% कम होती है, मतलब 60% ऑक्सीजन होती है। तो वो सब के लिए आपको वहाँ पर 10-12 दिन पहले जाना पड़ता है, एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। तो डिफ़िकल्ट, उसमें इंटरनेशनल एथलीट्स भी आते हैं इस तरह की रेसेस में। तो ऐसे करा, तो फिर मुझे एंड्योरेंस रनिंग की तरफ और ज़्यादा झुकाव हो गया। तो अभी इस समय मतलब मैं काफ़ी समय से जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो बेसिकली अल्ट्रा मैराथन्स की ही करता हूँ, जो कि ये जो मैराथन से जो फर्दर डिस्टेंस की होती हैं, रफली 42 किलोमीटर से बियॉन्ड जो डिस्टेंसेज हैं जी। उनकी जो रेसेस हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करता हूँ। और उसमें भी जो स्पेशलाइज करता हूँ वो माउंटेन रेसेस में करता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली हिल स्टेट से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड से। तो मेरी प्रैक्टिस जनरली हिली एरियाज में होती है, और वो मेरी स्ट्रेंथ भी है, तो वहाँ पर मैं एक अच्छा प्रदर्शन कर पाता हूँ।
तो ये है बिल्कुल। और जैसे अगर हम बात करें कल की, और अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो भी चल रहा था जिसमें कि वो बातचीत कर रहे हैं खिलाड़ियों से और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनसे बातचीत करके ये पता चल सके कि किस तरह से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जा सके। तो अभी हमारे दर्शकों ने, अभी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों आप देख भी सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे हमारे जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि किस तरह से आगे खिलाड़ियों को और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए और बहुत सारे जो हमारे आज के स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो कैसे खेल से जुड़ें और खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ें और ओलंपिक्स में जाकर हमारे देश के लिए गर्व का महसूस करें और साथ ही हम भी गर्वान्वित हो ताकि वो हमारे देश के लिए मेडल्स खूब सारे लेकर आएँ। तो इस तरह की बातचीत जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी खिलाड़ियों से करते रह रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं खिलाड़ी के रूप में, आपको क्या लगता है कि जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है वो बातचीत कर रहे हैं खिलाड़ियों से, लेकिन आप खुद एक खिलाड़ी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को या दर्शकों को कि खिलाड़ी के रूप में उभर कर आना कितना सही है, कितना फ़ायदेमंद है और क्या क्या परेशानियां हैं जिसका सामना एक खिलाड़ी को करना पड़ता है? जो एथलीट्स हैं, अपकमिंग एथलीट्स हैं, उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स अपने आप में एक कैरियर ऑप्शन है, एक कंप्लीट कैरियर ऑप्शन है। तो अगर पर बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए। अगर उसे लगता है कि एक तो राइट एज होती है हर चीज़ की, सही समय पे जो शुरुआत होती है उसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, तो वो अपना स्पोर्ट्स पिक कर ले कि किस स्पोर्ट्स में उसकी स्ट्रेंथ है, उसी पे वो अपना फोकस करे। उससे संबंधित ट्रेनिंग कहाँ मिल सकती है, क्या मिल सकती है, ये सब चीज़ें अपने पेरेंट्स से डिस्कस करे। स्कूल में जो भी टीचर्स से वो कंफर्टेबल होता है उनसे, स्पोर्ट टीचर है उनसे डिस्कस करे, या और कोई उस सिटी का कोई एथलीट है जिसको वो आइडल मानता है वो अपने फील्ड का, उससे उसके संपर्क में आए, उनसे जाने कि मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इस तरह से वो कर सकता है। फिर अलग अलग स्टेजेस होती हैं उसे, ये क्योंकि सरकारी या गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसका रीज़न ये है कि एक गवर्नमेंट हमेशा से सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जी। तो उसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक है, इवन खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, पंचायत लेवल पे भी गेम्स होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से गेम्स कब हो रहे हैं। तो इसमें अगर अच्छे कोच से आप जुड़ रखे हो तो आपको पता लग जाएगा। तो पहले आप पंचायत लेवल से शुरू कर दो। अगर आप गाँव के नज़दीक रहते हो, सिटी में रहते हो, तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का पता होना चाहिए कि माना मेरा हॉकी स्पोर्ट है या जूडो है या टेबल टेनिस जो भी है जी, एथलेटिक्स भी है, तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कब हो रहे हैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस हम कर देंगे तो तब हमारा स्टेट की टीम में आएंगे, स्टेट में अच्छा करेंगे तो नेशनल्स में जाएंगे। तो इस तरह से हमें अपना कैरियर का एक एक जो भी पड़ाव है वो पता होने चाहिए जी। तो ये है स्टूडेंट्स के लिए, तो यही है मतलब जो अपकमिंग है इसमें। लेकिन पेरेंट्स का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे बच्चे में है उसका इंटरेस्ट, उसे वो कैरियर के तौर पर लेना चाहता है तो उसे उन्हें सपोर्ट देना चाहिए। उसी में हर चीज़, ये बाध्यता नहीं है कि हर चीज़ को हम स्पोर्ट्स को हमने सेकेंडरी ही रखना है और पढ़ाई को ही मेन रखना है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है जी। बिल्कुल। और जैसा कि अभी हम देख सकते हैं हमारे अगर हम बात करें, हमारे टेबल के सामने बहुत सारे आपने मेडल्स जीते हैं, आपकी उपलब्धियां हैं, ये सारे मेडल्स जो हम देख सकते हैं अभी, तो आप इनके बारे में बताइए। मैं चाहूँगी कि आप कोई एक मेडल आप उठाकर हमारे दर्शकों को दिखाइए जिससे कि आपको लगता है कि इस गेम में जो एक पूरा सार है वो हमारे दर्शकों को मालूम चले। कोई एक दो मेडल्स जो हों आपको लगता हो कि ये दर्शकों को दिखाने ज़रूरी हैं ताकि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो जागरूक हो सकें। जैसे मैं इस मेडल की ही बात करूंगा जी। तो ये एक अल्ट्रा मैराथन का मेडल है। ये हमने 2020 में, ये चंबल चैलेंज है जो राजस्थान कोटा में, चंबल का नाम सुना होगा सभी लोगों ने ना। तो ये 84 किलोमीटर जैसे इसमें लिखा हुआ है, 84 किलोमीटर्स का डिस्टेंस इसमें, ये 84 किलोमीटर्स फिनिशर जी। तो ये पहली चीज़ तो ये है कि जैसे हम अल्ट्रा मैराथन का जो डिस्टेंस होता है जो उसको उस रेस को एक तो पूरा करने में ही अपने आप एक चैलेंजिंग है। उसका रीज़न ये है कि कट ऑफ्स होते हैं। जैसे 80 किलोमीटर्स की रेस है तो उसका 2 कट ऑफ्स होंगे। तो पहला कट ऑफ है कि भाई हमने माना 21 किलोमीटर को एक निर्धारित समय में पूरा करना है, फिर फर्दर होता है। तो वो मेडल की ये इंपॉर्टेंस है जी। आप कोई एक मेडल में वहाँ पे देख रही हूँ, वहाँ पर भी है एक यूनिफाइड कुछ लिखा है इस मेडल, यूनिफाइड स्पोर्ट्स करके। आप उस मेडल के बारे में भी अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं हमें।
इस मेडल के बारे में ये है, ये एक हाफ मैराथन का मेडल है। तो ये अब इस स्पोर्ट्स की फील्ड में ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि काफ़ी प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं, तो वो ये प्राइवेट इवेंट्स कराती हैं और जिसमें काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी होता है, प्राइजेस भी होते हैं। तो जैसे ये एक यूनिफाइड स्पोर्ट दिल्ली का स्पोर्टिंग कंपनी है, तो इन्होंने ये एक फर्स्ट उन्होंने भी ये पहली रेस ही अपनी यहाँ कराई थी, तो उसमें देवभूमि हाफ मैराथन के नाम से उन्होंने कराई। तो ये उसका एक फिनिशर मेडल है। तो मेडल कंपनी देती है तो उससे आपको एक मोटिवेशन होता है कि आपको कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। जी जी बिल्कुल। तो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन की और ये मेडल्स के ज़रिए, तो आपने ये कहा कि इन्होंने एक उत्तराखंड देवभूमि के नाम से एक रेस ऑर्गेनाइज करी थी। तो उत्तराखंड में अगर हम अब बात करते हैं उत्तराखंड की, आपने कहा कि आप पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं और आपकी स्टडीज़ सारी देहरादून में हुई हैं, तो किस तरह से आपने पाया कि उत्तराखंड में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो करी जा रही हैं, या ऐसा कुछ रहता है जो अभी करना बाकी है ताकि हमारे जो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं वो भी उभर कर सामने आए और आगे चलकर ओलंपिक्स तक जा सकें? जी, उत्तराखंड में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ज़्यादातर एरिया जो है वो हिली एरिया है, तो ये एक ट्रेनिंग के लिए बहुत बढ़िया एरिया है। इनफैक्ट काफ़ी आपने अगर देखा होगा तो इवन जो इंडिया के भी जो डिस्टेंस रनर्स होते हैं जो नेशनल टीम में होते हैं और ओलंपिक्स या किसी की तैयारी कर रहे होते हैं, या यूं कहो तो दुनिया भर के भी जो डिस्टेंस रनर्स होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए हमेशा हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जाते हैं। कुछ लोग जो यूरोप वगैरह के हैं वो कीनिया और इन कंट्रीज में जाते हैं, और इवन इंडिया के भी कुछ रनर्स हैं जो कि हाई मनाली में, इवन लद्दाख में भी कुछ समय के लिए ट्रेन करके आते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास नेचुरली ही इतने हिली एरियाज हैं, राइट, कहीं से भी आप स्टार्ट करें, पिथौरागढ़ जैसा एक्सट्रीम एरिया भी ले लीजिए, उत्तरकाशी ले लीजिए, तो बहुत रिमोट एरियाज भी हैं, बट टेरेन वाइज डिफिकल्टी लेवल उनका हाई है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। जी, ये तो बात करिए आपने ट्रेनिंग की कि ट्रेनिंग करने के इफेक्ट बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप ये बताइए कि किस तरह से हम खिलाड़ियों को प्रमोट कर सकते हैं? क्या चीज़ें हैं, क्या ज़रूरी ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए या ट्रेनिंग सेंटर्स की कमी है, या फिर और प्रोत्साहन जिस तरह से हम खिलाड़ियों को दे सकते हैं, या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए जो खिलाड़ियों को और मिलने चाहिए ताकि वो एक खिलाड़ी के रूप में उभर कर अच्छे से सामने आए, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, तो हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो भी वहाँ तक पहुँच सके। उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, आपके क्या विचार हैं? जी, आपके इस क्वेश्चन का आंसर में से पहले मैं एक छोटा सा आपको एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। असल में जिन भी कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, जो जैसे अगर हम बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ पे अगर फोकस करें जी, तो वहाँ पर जो स्पोर्ट डेवलप होता है वो गवर्नमेंट 3 तरह के संस्था या 3 एक्टर्स हैं इस चीज़ के। एक तो एथलीट है, जो एथलीट जिसने एक्चुअल में वो स्पोर्ट खेलना है या दौड़ना है या मेडल लाना है जी। दूसरा है गवर्नमेंट, जिसने एक ऑर्गेनाइजेशनल का प्लेटफॉर्म कर रखा है कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराती है, नेशनल टीम बनाती है, सारी चीज़ें करती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तीसरा क्या होता है, उसका जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। तो सपोर्ट स्ट्रक्चर राइट, उसमें आप पेरेंट्स को गिन लीजिए, स्कूल्स को गिन लीजिए, और साथ ही साथ जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है जिसमें प्राइवेट कंपनीज होती हैं या लोकल बिजनेसमैन होते हैं, जैसे भी होते हैं। तो जब तक वो लोग नहीं जुड़ेंगे एथलीट्स के साथ, तब तक अकेले गवर्नमेंट भी एक लिमिट तक ही उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, जब बच्चे इवन सब जूनियर लेवल पे भी होते हैं तो उनको वो कंपनीज अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है ना। तो उनको एक एक बच्चे को ऐसा नहीं है तो किसी ने 2 कंपनी कर लिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने उसका किटी स्पॉन्सर कर दिया, तो रेस फीस स्पॉन्सर कर दी, तो उस बच्चे को ये फिर फाइनेंशियल कम से कम उसको पैसे की कमी की वजह से स्पोर्ट नहीं छोड़ना पड़ता। बिल्कुल। तो ये चीज़ यहाँ पर इंडिया में धीरे, या उत्तराखंड की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो इसको हमें डेवलप करना पड़ेगा कि पब्लिक की इसमें भागीदारी जब बढ़ेगी तो तब हमारे पास वो नेसेसरी फंड्स आ जाएंगे जी, तो तब ये प्रमोट हो जाएगा स्पोर्ट्स। तो जहाँ तक कमी रहती है वो फंडिंग की वजह से कोई भी स्पोर्ट्समैन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, खिलाड़ी जो है वो एक जहाँ उसको होना चाहिए, जिस गेम्स में उसको शामिल होना चाहिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो आपका ये कहना है कि सिर्फ गवर्नमेंट की ही यहाँ भूमिका उतनी नहीं बनती है जितनी कि आम जनता की ही बनती है, कि जब वो लोग आकर फंडिंग करना शुरू करेंगे और खिलाड़ियों को प्रमोट करेंगे, तभी जाके कोई ना कोई खिलाड़ी अपने स्टेट का या अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। जी बिल्कुल। असल में हमारी कंट्री अभी भी उस स्टेज पे है कि अभी हम ये जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी टारगेट रखा है कि हम 2047 तक, जैसे अभी इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स हुए हैं जी, तो अभी ये कैंपेन मोड पे हम लोग
चल रहे हैं और ये टारगेट है कि 2047 में जब 100 साल पूरे हो जाएं तो उस समय हम एक डेवलप्ड कंट्री बने, तो उस समय तक का ये हमें करना है। तो जो डेवलप्ड कंट्री आज हैं तो वहाँ पर जो स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है तो वो इसी रूप में ही है कि उनके पास फंडिंग प्रॉपर है, पब्लिक में अवेयरनेस है, तो उनके रिजल्ट्स फिर ओलंपिक में हमारे सामने। जैसे हम एक मेडल लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा ये बेस्ट प्रदर्शन है, बट इससे भी बेटर हो सकता है अगर सारे लोग उसमें एक्टिवली, सबका ये क्योंकि ये अकेले एथलीट भी तो एक तरह से कंट्री की एक्सपेक्टेशन लेकर के वहाँ अकेला कर रहा है, तो उसके लिए उसके पीछे भी तो सारे लोगों को मेहनत करनी चाहिए ना। बिल्कुल। मनीष जी, अब हम बात करेंगे आपके गेम्स, जो जूडो में आप ब्लैक बेल्ट हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि जूडो कुछ एक ऐसा खेल माना जाता है जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए या सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी हर किसी को सीखना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या फिर वो महिला हो। तो जूडो के में आगे बढ़ने के लिए या किसी को भी अगर जूडो के खेल में आगे बढ़ना है या जूडो सीखना है तो उसे क्या करना चाहिए, और यहाँ देहरादून में कौन से ट्रेनिंग सेंटर हैं, अच्छे कोचेस कौन हैं जो कि जूडो में अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं? जूडो एक मार्शल आर्ट है और मार्शल आर्ट्स अलग अलग टाइप की हैं, बट जूडो क्योंकि बार हम इस डिस्कशन में जूडो का कई बार जिक्र कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट्स ऑब्वियस हैं ही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये करियर ऑप्शन प्रोवाइड करता है और ये ऑर्गेनाइज स्पोर्ट है, ओलंपिक स्पोर्ट्स है, तो इसमें हमें जो अगर हम मेहनत करते हैं तो उसके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए हम और मार्शल आर्ट्स के कंपेरिजन में हम जूडो को एक अच्छी रेटिंग दे सकते हैं कि हमें जूडो सीखने की ये वजह है, ये करियर ऑप्शन भी है। दूसरी चीज़, जूडो में जब जूडो का विकास हुआ तो ये बेसिकली जापान में जुजुत्सु से रिफाइन करके जूडो जिगारो कानो ने 1886 में बनाई थी। उसके पीछे वजह यही थी कि जब हम जुजुत्सु खेलते थे तो उसमें सब कुछ चीज़ें थी, मतलब स्ट्राइक्स भी थी, पंचेस भी थे, किक्स भी थे, सब कुछ थी। वो एक कंप्लीट सेल्फ डिफेंस या एक यूँ कहिए तो आर्मी वाले लोग वहाँ के यूज़ करते थे। तो वो लेकिन नॉर्मल लोगों के प्रैक्टिस के लिए थोड़ी अनसेफ हो जाती थी, जबकि जूडो में अब उन्होंने सिर्फ वही चीज़ें शामिल कर रखी हैं जिससे किसी भी उम्र का जो व्यक्ति है अगर वो प्रैक्टिस करता है तो एक तो उसे इंजरी नहीं होती, वो प्योरली सेफ स्पोर्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी मांगता है, उम्र की बाध्यता नहीं है उसमें, तो इसलिए ये सब जूडो की कुछ तो आप लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जूडो एक आत्मरक्षा का गेम माना गया है, तो महिलाओं की भागीदारी कितनी है आजकल, कितनी आप देखते हैं कितनी लड़कियां हैं जो जूडो के खेल में आगे बढ़ रही हैं, और किस तरह से वो लड़कियों के लिए फ़ायदेमंद है जूडो का गेम? इस बात के लिए तो हम मतलब एक चीज़ के लिए मे भी उत्तराखंड में जो भी जूडो का स्ट्रक्चर रहा है उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस यहाँ पर जूडो की परफॉर्मेंस एटलीस्ट 2010 से और 11 साल से तो देख ही रहा हूँ। तो यहाँ पे लड़कियों की भागीदारी लड़कों के मुकाबले ज़्यादा है जूडो में, और दूसरा उनका प्रदर्शन भी स्टेट लेवल नेशनल लेवल की टीम में हमेशा उत्तराखंड की 2-3 लड़कियां रहती हैं जी। हाँ, तो उनका प्रमोशन बहुत अच्छा है। और जो जैसे उत्तराखंड में जूडो स्टार्ट किया था मिस्टर सतीश शर्मा जी ने, जो साई के कोच थे, तो वो तो इंडिया की वुमेन्स टीम के मेन कोच ही रहे बहुत सालों तक जी। तो उनके उसमें काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर कुछ प्राइवेट एकेडमीज भी चल रही हैं, बेसिकली जो NGO हैं जो जैसे एजुकेशन एंड स्पोर्ट डेवलपमेंट सोसाइटी, तो ये लोग कुछ प्राइवेट एकेडमी चलाते हैं जो नॉमिनल चार्जेस करती हैं बट पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। तो वो स्कूल, उसमें स्कूल से ही जुड़े हुए बच्चे हैं बेसिकली, जैसे नारी शिल्प या और भी काफ़ी गर्ल्स स्कूल हैं। तो आपके क्वेश्चन का ये है कि ये अच्छी बात है कि यहाँ पर गर्ल्स का जो है पार्टिसिपेशन वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और जैसा कि अगर हम देखें कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट की बात करें तो उन्होंने अभी भी NDA में लड़कियों के लिए भी ओपनिंग्स को खुला कर दिया है कि पहले सिर्फ उसमें लड़के ही जा सकते थे और अब लड़कियाँ भी NDA के थ्रू ऑफिसर या इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं, आर्मी ऑफिसर्स में बन सकती हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि महिलाओं की या लड़कियों की भागीदारी जो है वो खेल के क्षेत्र में बढ़, जैसा अभी आपने कहा कि बहुत सारी उत्तराखंड की लड़कियां हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलने जाती हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा महिला एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो? ये तो बहुत ही स्वागत करने लायक डिसीजन है। इस डिसीजन का इनफैक्ट काफ़ी लोग वेट कर रहे थे बहुत समय से, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि एक एंट्री NDA जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये देश का सबसे प्रीमियर डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी है। तो हर किसी बच्चे की एक एस्पिरेशन होती है वहाँ जाने की। तो अभी तक ये जो राइट है एक तरह से हमने बॉयज़ को ही दे रखा था, तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है।
और मैं तो खुद ही ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से पास आउट हूँ। तो हम जो अभी तक जो गर्ल्स थी वो बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद जाती थी, तो वो हमारे साथ तो खुद लेडीज़ ट्रेन हुई हैं, तो हमने देखा है तो वो किसी शारीरिक क्षमता में हमने तो उन्हें कम नहीं पाया। क्रॉस कंट्री रेसेस में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, डिसिप्लिन से लेकर ड्रिल में तो वो बराबर, हर चीज़ में बराबर ही थी, और कुछ मामलों में तो वो उनसे बेहतर थी। तो फिर उनसे अभी तक ये मौका नहीं दिया गया था, बट चलो अब दिया गया तो बहुत अच्छी बात है। और आई एम श्योर कि वो अब उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि एनडीए ज्वाइन करने की एक राइट एज 17-18 ईयर्स के बाद का जो बच्चा है, चाहे वो मेल या फीमेल, ज्वाइन करता है। तो अब जो गर्ल्स वहाँ आएंगी उनको आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, डिफेंस जो इंस्टीट्यूशन होते हैं बहुत अच्छा सपोर्ट स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी ओलंपिक में भी आपने देखा होगा, जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनको जो इंडियन आर्मी की राजपूताना राइफल्स ने अडॉप्ट किया था जब ये बहुत जूनियर चैंपियन थे, तब से इनको बहुत ट्रेनिंग पे, सब चीज़ों पे आर्मी ने पूरा सपोर्ट किया, और उसका रिजल्ट सामने। तो ये गर्ल्स के लिए तो बहुत ही वेलकम स्टेप है, और इससे बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स भी, अगर हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे फीमेल्स की कैटेगरी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। खास मुलाकात का एक कार्यक्रम आप देख रहे हैं देहरादून दूरदर्शन के माध्यम से, और हम बातचीत कर रहे हैं कैप्टन मनीष शर्मा जी से। तो अगर हम आगे खेल के बारे में बात करें तो अभी हमने देखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल रत्न जो था, राजीव गांधी खेल रत्न था, उसका नाम बदलकर एक खिलाड़ी के नाम पे कर दिया है। और आपका क्या मानना है, आप एक खिलाड़ी हैं, तो आप क्या मानते हैं कि ये किस तरह से खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहित करेगा और किस तरह से आगे हमारा देश का नाम रोशन होगा? ये बहुत ही स्वागत करने योग्य निर्णय है, और हॉकी से वैसे भी हमारे देश का जुड़ाव रहा है अलग अलग स्टेजेस पे। इसे कुछ लोग एक राष्ट्रीय खेल भी मानते हैं, और शुरू से ही इसमें जुड़ाव रहा है। और इसमें यूं कहें तो इसमें ही एक ये ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हमने कंसेक्यूटिव लगातार कई सालों तक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है है ना। और वो भी डेवलप्ड, उस समय तो हमारी कंट्री आर्थिक रूप से कहें तो और ज़्यादा स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी, उसके बावजूद भी उस समय की डेवलप्ड कंट्रीज की टीमों को हरा करके लगातार कई साल तक गोल्ड मेडल जीतना, तो ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ पर इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में हॉकी का एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये हमारे लिए एक सूटेबल स्पोर्ट है। तो उससे और लोग जुड़ें तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि जो जिस चीज़ के जो लीजेंड है, मेजर ध्यानचंद एक लेजेंड हैं हॉकी के जादूगर उन्हें कहते हैं, तो उनके नाम पर के अगर एक जो प्रीमियर अवार्ड है हमारी कंट्री का, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, तो उसका नाम अगर एक खिलाड़ी के जो उसका सही प्रतिनिधित्व करता है स्पोर्ट्स का, तो आई थिंक ये एक स्वागत योग्य स्टेप है गवर्नमेंट का। और अगर हम देखें तो 29 तारीख को उनकी जयंती भी है, उसको एक खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, ये भी बात हुई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, और शायद दर्शकों आप भी इस बात को मानेंगे, कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारे ऐसे कदम उठा रहे हैं जो कि ज़रूरी भी हैं और आगे बढ़कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी देंगे। तो आइए आगे हम बातचीत करते हैं खास मुलाकात में कैप्टन मनीष शर्मा जी से कि नीरज चोपड़ा आजकल एक बहुत बड़ा नाम हमारे देश में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक जीता है, गोल्ड मेडल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया है। और बात अगर हम खास बात इस गोल्ड मेडल की करें तो बहुत सालों बाद हमारे पास गोल्ड मेडल आया है ओलंपिक गेम्स के ज़रिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे गोल्ड मेडल और ओलंपिक्स के से हम गोल्ड मेडल और लेकर हमारे देश में आते रहें, इसके लिए क्या करना बहुत ज़रूरी है? इसके लिए जैसे इस चर्चा के शुरुआती दौर में भी मैंने कहा, सपोर्ट स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात हुई, तो इसी में आपने क्योंकि नीरज चोपड़ा जी का नाम लिया, तो हम इन्हीं की अगर जर्नी में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करें तो वो पॉइंट ये रहे हैं कि एक तो ये एक काफ़ी ऑलमोस्ट 12-13 साल तक, अगर मैं सही जैसे याद कर रहा हूँ, तो तब तक ये एक स्पोर्ट्समैन नहीं थे जी। और ये जस्ट अपना वजन लूज करने के लिए इनके पेरेंट्स ने इन्हें बोला था कि आप दौड़ना शुरू करिए। तो दौड़ते दौड़ते आकस्मिक रूप से इनकी मुलाकात, इन्होंने वहाँ स्टेडियम में जहाँ के हैं रहने वाले, वहाँ पर इन्हें कोई जेवलिन थ्रोअर से इनकी मुलाकात हो गई, तो इन्होंने जस्ट शौक में उसे करना शुरू किया, और उसमें इनका नेचुरल टैलेंट था। और ये मैंने सुना है कि काफ़ी फैमिली वाइज भी एक जॉइंट फैमिली में रहते थे और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, बट उसके बावजूद भी जो इनके परिवार के लोग थे उन्होंने पैसे जोड़ करके इनको एक भाला खरीद के दिया। तो ये सब फिर उस ट्रेनिंग के दम पर ये आगे बढ़े। तो ये देख सकते हैं, समय की कमी है, वरना हम आपसे बातचीत का दौर यहीं जारी रखते हैं। और आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।
दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम खास मुलाकात कार्यक्रम जो है वो आपको पसंद आया होगा, और आगे भी खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसे ही शख्सियत को आगे लेकर आएंगे ताकि आप भी जागरूक बने और हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो भी खिलाड़ी बने और वीडियो गेम्स की तरफ ना बढ़े। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।